छात्र कार्यशाला ब्रेन 3.0 के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिनका जीवन कृषि के साथ ही शुरू हुआ है और कृषि का लगाव, संवेदनशीलता अभी हम सब ने यहाँ देखी कि जब उनको वाइस चांसलर साहब ने बताया कि ये बच्चे जो है आधा हेक्टेयर ज़मीन पर लर्निंग और अर्निंग इस प्रकार का काम यहाँ पर सीख रहे हैं, तो वो अपने आप को रोक न सके और रोपाई करने के लिए और बच्चों से संवाद करने के लिए स्वयं खेत में उतर गए। मंच पर विराजमान देश के हमारे यशस्वी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, कैबिनेट के मेरे सहयोगी श्रीमान गणेश जोशी जी, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप जी और मंच पर आसीन हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और अनेकों बार जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है, मंत्रिमंडल में रहे, संगठन में अनेक पदों पर रहे, आदरणीय बंशीधर भगत जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी, पूर्व विधायक कृषि विश्वविद्यालय के छात्र रहे श्रीमान राजेश शुक्ला जी, डॉक्टर दीपा जी, कुल सचिव विपिन ध्यानी जी, डॉक्टर डब्बू जी, हमारे मंडी परिषद के अध्यक्ष रणजीत सिंह नामधारी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पुरातन छात्र छात्राएं, नवोदित उदयमान विश्वविद्यालय के हमारे सभी छात्र और छात्राएं जिनको भविष्य में अनेक स्थानों का नेतृत्व करना है, नवोदित उदयमान हमारे सभी वैज्ञानिक, सभी आए हुए अतिथिगण, उपस्थित सभी महानुभावों का मैं आज इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सच में आज इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में और मंच पर जहां पर आदरणीय शिवराज जी विराजमान हैं, आप सभी के बीच उनके साथ आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वैसे तो मैं यहाँ पर विश्वविद्यालय की समिति में मेंबर भी रहा हूँ कई वर्षों तक, यहाँ लगातार मुझे आने का अवसर मिला है और सभी लोगों से बड़ा निकट का संबंध भी है, लेकिन आज ये विशेष अवसर है कि जब हमारा ये सौभाग्य है कि आज देश में कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मैं आपका देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर और जहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसने पूरे देश और दुनिया को एक दिशा कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में देने का काम किया है, मैं इस धरती पर आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक, अनवरत रूप से 18 वर्षों तक आपने कीर्तिमान स्थापित किया। कृषि मंत्री के रूप में सदैव किसानों की, गांव की, गरीब की और कृषि के उत्थान को केंद्र में रखकर निरंतर आप कार्य कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने में, कृषि में नवाचार को प्रोत्साहित करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक अनुसंधानों को खेतों तक पहुंचाने के आपके प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भारत की हरित क्रांति की जन्मस्थली गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आपका आगमन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष हमें अनेक प्रकार की आपदाओं से भी जूझना पड़ता है, उन आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कृषि विकास के लिए आपका निरंतर हमको आशीर्वाद मिलता रहता है और अभी जब हम यहाँ आ रहे थे, एयरपोर्ट से जब आ रहे थे, तब आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतः ही इतना
चिंतन करते हैं, इतने संवेदनशील रहते हैं कि आप कह रहे थे कि भाई किस कृषि विश्वविद्यालय के लिए और क्या भारत सरकार के स्तर पर किया जा सकता है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि यह हमेशा से भारत की कृषि के क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस विश्वविद्यालय ने देश को ऐसे ऐसे वैज्ञानिक दिए हैं, प्रशासक दिए हैं, अनेक उद्यमी दिए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर दिए हैं, नीति निर्माता और कृषि विशेषज्ञ दिए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय में आयोजित ये 3.0 ब्रेन एक कार्यशाला मात्र नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुभव, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने वाला एक बहुत सशक्त मंच है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में इसका विषय बूस्टिंग रिसर्च, एकेडमिक इनोवेशन एंड नेटवर्किंग वर्तमान समय की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है उसको सामने रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला में होने वाला विचार विमर्श कृषि, कृषि शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और ग्रामीण विकास और उत्तराखंड की समृद्धि की नई दिशा प्रदान करेगा। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप जी, आयोजन सचिव डॉक्टर विपिन ध्यानी जी, विशेषकर हमारे उन सभी पुरातन छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में आज अपना सहभाग भी किया है और इस आयोजन को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। साथियों, आप सभी पुरातन छात्र इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे अमूल्य धरोहर है, क्योंकि किसी भी संस्थान की वास्तविक पहचान केवल उसकी इमारतों से नहीं होती है, बल्कि उनसे निकले हुए उन विद्यार्थियों से होती है जो अपने ज्ञान से, कर्म से, उपलब्धियों से समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। जब उनका नाम आगे बढ़ता है, उनका मान सम्मान होता है, तो विश्वविद्यालय स्वतः ही उससे जुड़ जाता है। यह हरित क्रांति का स्वतः ही नाम पूरी दुनिया के अंदर चला जाता है। आप सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उत्कृष्ट कार्य करके विश्वविद्यालय का ही नहीं बल्कि देश का गौरव बढ़ाया है। मैं तो कहूँगा कि आप सभी इस संस्थान की गौरवशाली परंपरा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसमें कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है। साथियों, मेरा मानना है जीवन में सफलता प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस सफलता को समाज और आने वाली पीढ़ियों को, उनको भी उससे जोड़ा जाए, उनके साथ उन अनुभवों को साझा किया जाए। जो सीख हमें मिली है वो सीख हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, हमारी विरासत आगे बढ़े। यही एक सच्चे, शिक्षित और जागरूक नागरिक की पहचान होती है। साथियों, आज का युवा नई ऊर्जा, नई सोच और नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, पर उसे आप सभी के अनुभव की, मार्गदर्शन की और प्रेरणा की आवश्यकता भी है। ये जिम्मेदारी आप सभी जिन्होंने अनेक अनुभव अपने जीवन में प्राप्त किए हैं, इस विश्वविद्यालय से जो शिक्षण आपने, प्रशिक्षण जो आपको यहाँ से मिला है, शिक्षण के साथ साथ में प्रशिक्षण इसलिए कह रहा हूँ कि ये विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो केवल क्लासरूम में ही शिक्षा नहीं देता है, बल्कि प्रैक्टिकल करके व्यवहारिक रूप से उसको धरातल पर भी सिखाने का काम करता है। इसलिए आप सभी के जो अनुभव है, संघर्ष है और सफलताओं की जो कहानियां हैं, उनके माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन आपसे हो, ऐसा सबकी अपेक्षा भी, मेरी भी है। आपको एक सलाह, आपकी एक सलाह, एक मार्गदर्शन किसी भी ऐसे होनहार युवा की पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है, उसके जीवन को पंख लगा सकता है, नई उड़ान भर सकता है। क्योंकि आज का युवा केवल अब नौकरी खोजने वाला युवा नहीं है, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला युवा है। आपके अनुभव और मार्गदर्शन से उसके सपनों को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र केवल स्मृतियों तक ही सीमित न रहें, बल्कि अपने संस्थान के विकास में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। आप विद्यार्थियों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएं, शोध कार्यों में सहयोग करें, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करें, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाएं।
शायद आप सभी लोग ये कार्य कर भी रहे होंगे। मुझे लगता है बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, जिनको देख पा रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग इस काम में पहले से भी लगे हैं। और मैं केवल इसलिए कि मैं आप सबको केवल स्मरण मात्र करवा रहा हूँ। अगर कर रहे हैं तो और जोर से इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। क्यों कर रहे हैं ना, कर रहे हैं सब। साथियों, आज पूरी दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही है। एआई, ड्रोन तकनीक, डेटा एनालिसिस, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल कृषि जैसे आधुनिक तकनीकी विकास की दिशा और गति दोनों को ही बदल रही है। ऐसे समय में विश्वविद्यालय और पुरातन छात्रों की जो भूमिका है वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सभी के पास ज्ञान का भंडार है, अनुभव है, विशेषज्ञता है और वैश्विक दृष्टिकोण का विशाल एक विजन है, उसकी सारा अनुभव है। यदि इस सामूहिक शक्ति को उत्तराखंड के विकास से जोड़ा जाए तो ये देश के लिए भी परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से उत्तराखंड को पर्वतीय कृषि आज अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे वो छोटे और बिखरे हुए हमारे खेत हों, जंगली जानवरों से फसलों को होने वाला नुकसान हो, युवाओं का पलायन हो, सीमित बाजार पहुंच हो या फिर जलवायु परिवर्तन की समस्या हो जिसका सामना हमें प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। इन सभी चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं हो सकता है, बल्कि ज्ञान, नवाचार और सामूहिकता सहभागिता से संभव है कि हम सभी चुनौतियों पर पार पा सकते हैं। इस दिशा में आप सभी पुरातन छात्र जिनका व्यापक अनुभव है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप आधुनिक कृषि तकनीकी, मूल्य संवर्धन, कृषि प्रसंस्करण, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, कृषि उद्यमिता और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में अपने अनुभव से किसानों को और युवाओं को लाभान्वित कर सकते हैं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि ऐसा विकास है जो समग्र हो, जो गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा सभी को अवसर प्रदान करे। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड केवल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के लिए भी देश में अपना विशिष्ट स्थान और पहचान बनाए। इसके लिए नई स्टार्टअप नीति, कौशल विकास कार्यक्रमों में नवाचार आधारित पहलों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी और युवा उद्यमी जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर कार्य करे, स्थानीय समस्याओं के समाधान खोजे और अपने नवाचारों को वैश्विक मंचों तक पहुंचाए। और विशेष रूप से जिसमें हमारे पास बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत हमारे यहाँ पोटेंशियल है, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, ड्रोन तकनीकी और कृषि स्टार्टअप आधारित स्टार्टअप के क्षेत्र में हम अपने विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को विकसित उत्तराखंड के निर्माण में इसको अपना ध्येय मानते हुए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जीबी पंत विश्वविद्यालय और आप सभी साथियों का सहयोग इस संबंध में हमें अवश्य मिलेगा। मैं आज आप सभी पुरातन छात्रों से यह भी आग्रह करता हूं कि आप उत्तराखंड को केवल अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि के रूप में न देखें, बल्कि एकाग्रपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में भी देखें। मैं हमेशा जो भी उत्तराखंड के बाहर के जिनका जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ है उन सभी से मैं एक बात कहता हूं कि जन्म होने में किसी का अधिकार नहीं है, किसका जन्म कहाँ होगा ये भगवान के हाथ में है। लेकिन अगर किसी को देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी रूप में जुड़ने का अवसर मिल जाए और कर्म का अवसर मिल जाए तो ये मानो कि भगवान की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो हम सबको अपनी भूमिका का एक जिम्मेदारी के रूप में निर्वाह करना है। जहां भी आप कार्यरत हैं अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से उसका एक हिस्सा उत्तराखंड के विकास के लिए भी अवश्य समर्पित करें। साथियों, एक विश्वविद्यालय की वास्तविक सफलता तब मानी जाती है जब उसके विद्यार्थी जीवन भर उससे जुड़े रहें और जो उन्होंने वहाँ शिक्षण प्रशिक्षण किया है वो हमेशा उस विश्वविद्यालय में, उस राज्य में अपना योगदान देते रहें, उसके विकास में सहभागी बने। मुझे प्रसन्नता है ब्रेन 3.0 जैसे आयोजन हमारी इस भावना को मजबूत कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पंतनगर विश्वविद्यालय का ये पुरातन छात्र परिवार आने वाले वर्षों में केवल अपने संस्थान के विकास का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत माध्यम बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का
बहुत उनके आगमन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने समय दिया हमारे यहाँ के बच्चों को, भविष्य के जो हमारे नवोदित उदयमान वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों को आज खेत में जाकर जिस प्रकार से उनको संवाद किया, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, उनका मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं आपका वैसे बहुत हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी का भी जो लोग पुनः अपनी शिक्षा स्थली में पुनः आए हैं, अपने स्मरण के लिए आए हैं, लेकिन आप यहाँ से एक नई सोच लेकर जाएंगे कि हमारा मजबूती से जो संबंध है वो और आज के दिवस से इस पुरातन छात्र सम्मेलन के माध्यम से और मजबूत होगा। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे अपने बहुमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। उत्तराखंड के युवा कर्मठ, नवाचारी और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान पुष्कर धामी जी, हमारे कर्मठ कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और यशस्वी सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, पंतनगर विश्वविद्यालय के कुशल और ऊर्जावान कुलपति डॉक्टर एस.के. कश्यप जी, डॉक्टर वी.सी. धानी जी, उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी, हमारे साथी माननीय विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा जी, आदरणीय राजेश शुक्ला जी, शिव अरोरा जी रुद्रपुर के विधायक, हमारे अनिल डब्बू जी, डॉक्टर दीपा विनय जो हमारी कुल सचिव हैं, मंचासीन और सामने बैठे हुए, और विशेषकर वो विभूतियां जो देश और दुनिया के कई हिस्सों से अपने विश्वविद्यालय में आज आई है, उनके यहाँ देखकर मेरा मन बहुत आनंदित है, प्रसन्न है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सचमुच में ये तो कोई आता है तो कहना पड़ता है कि आप आए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। मैंने आके यहाँ किसी को धन्य नहीं किया। इस पवित्र धरती पर, इस पवित्र विश्वविद्यालय में जो हरित क्रांति का जनक रहा है, मैं स्वयं धन्य हो गया। पुष्कर जी, मुझे लग रहा है कि देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया, और आखिरी बार नहीं, अब बार बार आना है। वैसे तो उत्तराखंड की अद्भुत है, देवभूमि। सचमुच में उत्तराखंड के पावन भूमि के कण कण में तीर्थ है, शिला शिला में शिव है, हर धारा में गंगा है, और हर पर्वत में युगों युगों की तपस्या है। यहां हर नदी देवी है और हर गांव तपोभूमि है। ये देवभूमि दिव्य भूमि भी है, और सच में आध्यात्मिक जीवन का केंद्र भी है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, पुष्कर जी के नेतृत्व में देश की और दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी भी बनने जा रही है। इस धरती पर जो काम हो रहे हैं वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। और पंतनगर का ये विश्वविद्यालय है, परंपरा, आधुनिकता और अनुसंधान के संगम की भूमि है, त्रिवेणी संगम है। मुझे याद है मित्रों, आप सब भी जानते हैं, जब ये देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था,
PL 480 मंगाते थे अमेरिका से, हाथ जोड़ जोड़ के, लाल गेहूं जिसको भाई इंसान नहीं खाते थे। और तब जब हमारा उत्पादन केवल 50 मिलियन टन होता था, आज गर्व के साथ कहता हूं कि हम 377 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। आज देश के खाद्यान्न के भंडार भरे हैं। चावल के उत्पादन में हिंदुस्तान आज चीन को पीछे छोड़ के दुनिया में नंबर 1 हो गया है। गेहूं हमारे पास सरप्लस है। हमारा बासमती दुनिया में धूम मचा रहा है। हमारा गेहूं दुनिया के कई देशों की भूख मिटा रहा है। लेकिन ये चमत्कार हुआ है, इसका प्रारंभ इस पुण्य भूमि से हुआ है, इस विश्वविद्यालय से हुआ है। इसलिए बारंबार मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं और यहाँ के पूर्व छात्र जो अलग अलग पदों को शोभित कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया में भी। सचमुच में मेरा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हुए। जहां तक कृषि मंत्री का सवाल है, कृषि मंत्रालय कोई दिल्ली में बैठ के थोड़ी चल सकता है। जब तक गांव ना जाएं, गांव की गलियां ना देखें, खेत ना जाएं, खेत की पगडंडियां ना देखें, गेहूं की बुआई कैसे होती है, धान की रुपाई कैसे होती है, जब तक कृषि मंत्री ना जाने तो वो काय का कृषि मंत्री, वो फिर खेती नहीं समझ सकता। खेती जीना है। अगर किसानों की समस्या जानना है, खेती में नवाचार करना है, खेती को आगे बढ़ाना है, तो खेती को जीना पड़ेगा। इसलिए अगर आज बच्चों के बीच में खेत में चला गया तो मैंने केवल बच्चों से संवाद नहीं किया, मैंने भारतीय कृषि के भविष्य से संवाद किया है। क्योंकि पंतनगर से निकल के वो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता के साथ साथ अपेक्षाएं भी बहुत हैं। मैं सिखाने नहीं, मैं तो अभी सीखने आया हूं। और सीखने का काम जिंदगी भर जारी रहता है। और यहां से जो सीख के गए पंतनगर से, पंतनगर ने केवल डिग्रियां नहीं दी, देश को कृषि वैज्ञानिक दिए, नीति निर्माता दिए, उद्योग जगत के नेतृत्व करता दिए, कृषि उद्यमी दिए और ऐसे लाखों युवा दिए जिनने भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। और इसलिए मैं आपको आज आशा भरी नजरों से देख रहा हूं। मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है जान के हमारे यहां गुरु दक्षिणा की प्राचीन परंपरा है। यह अलग बात है कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया था, लेकिन जिस विश्वविद्यालय ने हमको इस योग्य बनाया, लायक बनाया, हम उस विद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए आप जब यहां आए हैं तो सचमुच में एक आशा का केंद्र बन के आए। क्योंकि आप विश्वविद्यालय को नहीं दे दिया, आप जो कुछ देंगे वो पूरे देश को देंगे, पूरे देश के लिए उपयोगी होगा। आप यहां 100 प्रपोजल, जो मेरी जानकारी, आप अलग अलग प्रपोजल लेके आए, अलग अलग प्रस्ताव लेके आए। आज मैं आपको कहता हूं कि वो प्रस्ताव मैं वाइस चांसलर महोदय से कहना चाहता हूं कि केवल अपने पास मत रखना, वो मुझे भी देना। हम उन पर सोचेंगे, विचार करेंगे। मुझे तो कई चीजें आपसे चाहिए। आज भारतीय कृषि के सामने आने को चुनौतियां हैं। एक बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन। पुष्कर जी भी बता रहे थे, वो कई संकटों से जूझते हैं। हर कभी बादल फट जाते, आपदा आ जाती है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन भारतीय कृषि आज जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ता हुआ तापमान, धरती के नीचे जाता हुआ जल स्तर, बदलता हुआ मौसम,
मिट्टी का खराब होता हुआ स्वास्थ्य, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण उर्वरा धरती बेजान होती जा रही है। कई सवालों के जवाब खोजना है। यह बात सही कि आज हमने उत्पादन के रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन मेरे सामने चुनौती मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी की चिंता है, गेहूं धान में तो भर गया भंडार, दलहन तिलहन का क्या होगा? कृषि का विविधीकरण खत्म हो गया है। उत्तराखंड की देवभूमि को प्रणाम करता हूं। पुष्कर जी, आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां की जो परंपरागत फसलें उनको पुनर्जीवित किया है। मड़ुआ की चर्चा आज फिर हो रही है दुनिया में, और जब से जोशी जी ने मुझे मड़ुआ दिया तो मैं चावल की जगह आजकल मड़ुआ ही खाता हूं। तो हमको अपनी परंपरागत फसलों को भी जीवित रखना है, लेकिन उत्तराखंड हार्टिकल्चर का हब बन सकता है। सेब, नाशपाती, कीवी, अलग अलग तरह के हार्टिकल्चर क्राफ्ट। केवल धान और गेहूं से काम नहीं चलेगा। मैं धान गेहूं का विरोधी नहीं हूं, वो तो जरूरत है, लेकिन दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, फल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, और बदलते हुए मौसम में टिक जाए ऐसी चाहिए। उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की जरूरत है, और आपका सहयोग भी चाहिए। दाल क्यों नहीं लगाते लोग? इसलिए उत्पादन कम होता है। मैं आईसीआर के वैज्ञानिक हमारे बैठे, राजवीर जी यहां बैठे, जाट साहब भी आए, काम मैंने दिया है रोड मैप बनाने का उत्तराखंड का, तो वो उसमें व्यस्त हैं अभी। अब दलहन में जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, हम ऐसी वैरायटी तैयार नहीं करेंगे। धान तो पैदा हो जाती है, 1 एकड़ में, हेक्टेयर की बात नहीं कर रहा, 30 क्विंटल, 35 क्विंटल, 40 क्विंटल दाल पैदा होती, 6-7 क्विंटल। तो किसान सोचता है धान लगाओ, दाल लगाने से क्या फायदा? गेहूं का उत्पादन भी ज्यादा होता है। तो हम दलहन तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़ा, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, ये चुनौती है हमारे सामने। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई उपाय कर रहे हैं। पीएम आशा करके एक योजना जिसमें दलहन पूरी खरीदेंगे एमएसपी पे, कि धान और गेहूं तो बहुत पहले से खरीद रहे हैं, उनके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा। तो आप इस चुनौती का उत्तर दीजिए। आपकी टीम, आपका सहयोग भी चाहिए मुझे। एक और बड़ी समस्या है हमारी, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं लगातार सोचता हूं, हमारे लैंड होल्डिंग बहुत कम है। 86% छोटे किसान है, लघु सीमांत, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, अमेरिका की तरह ऐसा नहीं कि 10,000 हेक्टेयर का फार्म हो, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, ये है ना एवरेज अपने, 2-2.5 एकड़ का एवरेज। अब इस एवरेज में किसान फायदे की खेती कैसे करें? देखो, हमारे 3 लक्ष्य हैं जिसमें आपका सहयोग चाहता हूं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारी, हम दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकते। पता नहीं कब किसका दिमाग खराब हो जाए, ठिकाना थोड़ी है। तो हमको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। दूसरी, पोषक तत्व हमारी जनता को खाने मिले। कई प्रयोग हो रहे हैं, बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज बना रहे हैं। आईसीआर ने बहुत काम किया है, आप पंत विश्वविद्यालय ने भी बहुत काम किया है। अब आप सोनालिका की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में बहुत पॉपुलर है सोनालिका गेहूं, एक जमाने में वही बोते थे। लेकिन छोटी जमीन जिसके पास है वो क्या करे, कैसे खेती करे? हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल खड़े किए हैं आईसीआर में। मतलब छोटे टुकड़े में एक, वो फल भी लगाए, सब्जी भी लगाए, अनाज भी लगाए, गो पालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, उसके मॉडल बनाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप उसमें क्या जोड़ सकते हैं, आप सजेस्ट कीजिए, सुझाइए। मैं आपसे सीखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं आपसे। हमारे सामने मैकेनाइजेशन चुनौती है। आज मैंने कुछ मशीनें देखी पंतनगर की। अब ये घटता हुआ पानी
हम उसी पद्धति पे जाएंगे कि खेत में पूरा पानी भर दो, फिर मचा दो, फिर धान की रुपाई करो। भविष्य में इतना पानी नहीं मिलने वाला, तो कम पानी की धान भी चाहिए। डायरेक्ट सीडिंग चाहिए कि बिना पानी भरे मचाए, बिना रुपाई के लगा दो और उत्पादन ना घटे। अभी अभी किसानों को आशंका है कि उसमें उत्पादन घट जाता है। हमको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। मैकेनाइजेशन को हम छोटे किसान के लिए कैसे उपयोगी बनाएं, उसके प्रयत्न करना पड़ेगा। उत्पादन घटने के साथ लागत कैसे घटे, हमको इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। तो कई प्रश्न ऐसे जिनसे कृषि मंत्री के रूप में मैं जूझ रहा हूं, और मैं आपके साथ चर्चा करने को तैयार हूं। मैं केवल ऐसे ही बाग विलास करने नहीं आया। अगर आपको मंजूर हो तो मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूं आपको। पंतनगर विश्वविद्यालय के वो पूर्व छात्र जो अलग अलग स्थानों पर विशिष्ट काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपने छात्रों की टीम बनाइए, वो मेरे लिए भी एक छोटी सलाहकार समिति बना के दे दे। मैं उनके संपर्क में रहूंगा और उनसे विचार विमर्श करके मैं जानने की और सीखने की कोशिश करूंगा। ज्ञान जहां से मिल जाए वहां से ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें देश के लिए मैं हर विषय का अधिकारी विद्वान थोड़ी हूं। मंत्री हो गया तो ये थोड़ी कि सब चीजें मुझे पता है। जो विशेषज्ञ उनसे बात करनी पड़ेगी। और इसलिए आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे भी साथ दे दो। हो मंजूर तो बोलो हां, तो जोर से बताइए हो मंजूर तो बोलो हां। मैं भी तैयार हूं, मामा भी तैयार है और आप भी तैयार है, फिर क्या दिक्कत है। कुलपति महोदय एक टीम बन जाए, हम दिल्ली में बैठेंगे उनके साथ, और यहां भी आ सकते हैं उत्तराखंड भी। कई चीजों पे केवल ये जरूरी नहीं कि हमारे कृषि विभाग के अधिकारी वो ही फैसला करें, क्योंकि सबको सब समझ नहीं होती। आईसीआर के वैज्ञानिक भी लगे, उनको भी हमने 52 टास्क दिए। राजगीर यहां बैठे हैं अलग अलग। अब गन्ने में रेड रोड लग गई, 238 वाली जो वैरायटी है, उत्पादन कम हो गया हमारा, उससे जूझ रहा है गन्ना। कपास उत्पादन बहुत घट गया क्योंकि वो गुलाबी सुंडी आ गई उसमें, पिंक बाल। मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं विकसित कृषि संकल्प अभियान में गया तो किसानों ने कहा मुझे बिहार के लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाओ मामा, 2-3 दिन में ही खराब हो जाती है, औने पौने दाम पे बेचनी पड़ती। हमने वैज्ञानिकों को टास्क दिया कि लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाओ, तब तो उसको रख पाएंगे थोड़ी। तो अब वो 3 दिन से 4 दिन से बढ़ के 13 दिन हो गई, और हमारी लीची की एक खेप बाय एयर अब विदेश एक्सपोर्ट हमने कर दी, क्योंकि अब वो जल्दी खराब नहीं होती। हमारा आम की वैरायटी में देख रहा था, जर्मप्लाज बहुत है आपके पास, हमारा आम एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन बाय एयर ले जाते तो बहुत महंगा पड़ता है। अब कल ही उत्तर प्रदेश के आम की सेल्फ लाइफ बढ़ा के हमने समुद्री मार्ग से भेज दिया विदेश, तो हमारा आम वहां चला गया। तो कुल मिला के ये कई ऐसे सवाल है। मैंने 52 टीमें वैज्ञानिकों की बनाई है जो इन अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी के फूड्स कैसे बने, थोड़ी सी भी गड़बड़ रह गई तो चूक गए, रिजेक्ट हो जाता है। दुनिया का बाजार देखना पड़ेगा हमको इनोवेशन तो करना ही है, नवाचार भी करना है, नई चीजें खोजना भी है, लेकिन हमको नए बाजार दुनिया के ढूंढना है। अभी जितने एफटीए हुए हैं वो सब भारत के हित में हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, मैं किसान भाइयों आश्वस्त करता हूं, एक भी समझौता भारत की कृषि और भारतीय किसानों के खिलाफ नहीं है। सारे के सारे समझौते भारत के हित में हैं। हमारे सामने विशाल बाजार खुल रहा है दुनिया का, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए हमको, उसमें हमको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मित्रों, यहां आप एक उन्नत डेटा सेंटर बनाने वाले, मैं आपको बधाई देता हूं। बिग डेटा विश्लेषण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, अब इसका फायदा तो हम ही उठाएंगे ना, क्योंकि जहां मिले वहां से ले लो। आप एक एआई पर भी उत्कृष्टता केंद्र बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बड़ी गजब की चीज है।
कई बार लगता है दुनिया बदल भी जाएगी, कई बार थोड़ी चिंता भी होती कि गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो इंसान का महत्व ही खत्म हो जाए। लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। मित्रों, पंतनगर केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, एक विचार है। यह विचार है जो कहता है कि ज्ञान का उद्देश्य समाज की सेवा है। मैं एक बात आपसे शेयर करके अपनी बात समाप्त करूंगा। देखो, आप सब इस विश्वविद्यालय का ऋण उतारने का भाव मन में रखकर आए। सचमुच में ये बहुत अभिनंदनीय है। नहीं, कई बार मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। आपके मन में वो स्नेह, आत्मीयता और कृतज्ञता का भाव है, और ये रहना भी चाहिए। हम अपने जीवन को का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं अपने देश की सेवा में, लोगों की सेवा में। इवन भारत तो विश्व बंधु है, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, दुनिया की सेवा में भी। तो आप में टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, तो बिल्कुल आपने सही सोचा, कीजिए। दो चीज जीवन का मैं मानता हूं कि जीवन में होनी चाहिए। एक प्रेम, सबके लिए प्रेम, सिया राम में सब जग जानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया है। तो सबसे प्रेम करो, और प्रेम का प्रकट रूप है सेवा। तो फिर जहां जरूरत हो वहां सेवा करो। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी, पशु पक्षी भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। और ये भाव मन में अगर रहता है तो फिर जीवन आनंद से भर जाता है, और कंट्रीब्यूट करने की इच्छा होती है कि हम और बेहतर कैसे करें समाज के लिए। और इसी भाव से आज आप आए हैं। मैं आपका सचमुच में हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपका आभारी हूं। मिलकर इस दिशा में बेहतर प्रयत्न करेंगे, और जो मैंने कहा है मैंने वैसे ही निकाहा है। डीसी साहब संपर्क में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ऊर्जा से भरे हुए, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में नए नए प्रयोग करते हुए। चुनौतियां हैं, संकट है, क्योंकि पहाड़ों की अपनी जिंदगी है, पहाड़ों की अपनी समस्याएं। मैं तो देखता हूं कि हर 2-4-8 दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है कि पहले उस संकट से जूझना पड़ता है। लैंडस्लाइड, कहीं और कुछ हो गया, कहीं और कुछ हो गया। ये मैदानी इलाकों में ऐसी समस्या नहीं आती। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहती है, रोज हमको नहीं जूझना पड़ता। आपको तो रोज ही जूझना पड़ता है। बावजूद इसके उत्तराखंड को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। हम उनको भी पूरा सहयोग करें। और कृषि मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत। हमारा संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान। और मैं ये अंतर आत्मा से कह रहा हूं, किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। कोई काम मेरी तरफ हम जी जान से करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है शायद आज इसलिए मेरा आना हुआ है कि आपसे मेरा ऐसा रिश्ता जुड़ जाए कि हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करते रहें। मैं फिर इस विश्वविद्यालय को बारंबार प्रणाम करता हूं, एक संदेश के साथ जो मैं हर जगह देता हूं। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, आप रोज मत लगाना, लेकिन जन्मदिन पे पेड़ जरूर लगाना भाई। उससे अच्छा जन्मदिन हो नहीं सकता। पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है। धरती माता संकट में। अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम जा रहे हैं खेत बचाओ अभियान पे रुद्रपुर में, क्योंकि धरती की हालत बहुत खराब हो गई है। अत्यधिक असंतुलित पेस्टिसाइड, कीटनाशक, खाद, उसने धरती के स्वास्थ्य को खराब कर दिया है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रखना है तो बचाना पड़ेगा। और एक चीज जो मुझे बहुत कष्ट देती है, मैं आजकल हर जगह कह रहा हूं,
इस सभागृह का विषय नहीं है, लेकिन देश का विषय है। इस देश में और कोई काम हो ना हो, 5 साल 12 महीने 24 घंटे एक काम लगातार चलता है, चुनाव की तैयारी। हर एक राजनीतिक दल उसमें भिड़ा रहता है, क्योंकि हर 6-8 महीने में चुनाव कहीं ना कहीं राज्य में होते हैं। अब हम कृषि मंत्री बने भारत सरकार में, तो हमने कहा खेती बाड़ी का काम करेंगे, लेकिन फिर चुनाव आ गए तो हमारी ड्यूटी चुनाव में लग गई कि पहले वहां जाओ। तो खेत छोड़ के हम चुनाव में चले गए। हमारे यहाँ जितने नेता बैठे हैं सब कहीं ना कहीं चुनाव में जाते हैं। अभी बंगाल और दिल्ली से निपटे हैं, अब बाकी राज्यों में होने वाले हैं। अब कितने कितने चुनाव होते हैं। अब देखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव खत्म हुआ और 4 महीने बाद लोकसभा के आ गए। लोकसभा के खत्म हुआ तो हरियाणा के आ गए, महाराष्ट्र के आ गए, झारखंड के आ गए, जम्मू कश्मीर के आ गए, फिर दिल्ली के आ गए, फिर बिहार के आ गए, फिर बंगाल के आ गए। तो 24 घंटे लगे रहो चुनाव में। सच में अगर संविधान में संशोधन करके ये व्यवस्था हो जाए कि 5 साल में देश में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक बार एक साथ होंगे, ये बार बार चुनाव का होना देश के हित में नहीं है। कितना पैसा खर्चा होता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, मेरा भाव समझ रहे होंगे आप। और इसलिए एक अभियान चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो आप उसमें भी मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस विचार को आगे बढ़ाइए। देश में माहौल ऐसा बने कि सभी राजनीतिक दल विवश हो जाए कि एक साथ चुनाव करो भाई, इसी में देश का कल्याण है। सही बात है कि नहीं बता? अरे सही है कि नहीं? इस विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार फिर मैं पूर्व छात्रों को बहुत इस विचार के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज आप जो गुरु दक्षिणा लौटाने आए, देने आए, लौटाई नहीं जाती, और नए विचार लेके आए। मैं आपका आभारी हूं। मुख्यमंत्री जी के साथ उत्तराखंड के विकास में कोई कसर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नहीं छोड़ेंगे, और उत्तराखंड भी कृषि का जो विशेषताएं हैं, एक अलग हब बने, उसमें कोई कसर नहीं रहेगी। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।